नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा देश जो हमारे देश से एक साल बाद यानी 1948 को आज़ाद होता है। आज के डेट में उस देश का जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है पूरे देश का, वो 1 करोड़ से भी कम है। लेकिन अगर उस देश के किसी भी नागरिक को उसके दुश्मन देश द्वारा या फिर किसी नागरिक द्वारा या फिर किसी आतंकवादियों द्वारा अगर उसको टच भी किया जाता है तो वो उसकी आंखें निकालने की भी क्षमता रखता है और उसने वो कई बार करके भी दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की, जिसके आसपास आस पड़ोस में लगभग 5 से 6 दुश्मन देश होने के बावजूद वो सबके ऊपर आज तक भारी पड़ा है, क्योंकि उसने अपनी राजनीति को दूर रखते हुए हमेशा देश को सर्वोपरि किया है। वहीं पे एक हमारा देश है जो हमेशा जात पात धर्म की राजनीति से कभी ऊपर ही नहीं उठ पाता। वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में आपको पता है। 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो मासूमों के ऊपर जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, 26 लोग जिसके अंदर मरे, उसके बाद भारत ने क्या क्या एक्शंस लिया। पहली बात, आज लगभग चौथा दिन होने जा रहा है, वो एक भी आतंकवादी उसमें से पकड़ाया नहीं गया है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ एक्शंस लिए उनके खिलाफ, जैसे कि उनके साथ ट्रेड बंद करना। हम वैसे भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड कर नहीं रहे थे, तो दिखाने के लिए सरकार ने क्या किया, हम उसके साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर, जहाँ पे वो आपको याद होगा ऐसे ऐसे करके सल्यूट मारते थे दोनों देशों के जो सैनिक थे, उसको हम लोग बंद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग, तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स, हाई कमीशन, उच्चायुक्त जो दिल्ली में बैठते थे, उनको हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं, मतलब सिटीजन्स हैं, उनको 48 घंटे के अंदर हमने यहाँ से जाने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। और एक हमने जो अजीब सा चीज़ किया है वो ये किया है कि उनका जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर ट्रीटी जो हमने उनके साथ समझौता किया है, सिंधु नदी का समझौता जो हमने 1960 में किया था, उसमें हमने क्या किया है, अपना हाथ खींच लिया है। ये कुछ लोग बड़े आसानी से बोल दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो पानी के लिए तरस जाएगा, अब वहाँ हम लोग पूरा पानी हम लोग अपने तरफ डाइवर्ट कर लेंगे। लेकिन क्या ये दोस्तों, ये लीगली भी पॉसिबल है या फिर प्रैक्टिकली सच में पॉसिबल है कि बस हवाई बातें कर रहे हैं लोग? इसको आज हम लोग डीकोड करेंगे बड़ी ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन झा है और आप लोग स्टेप बाय स्टेप का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या तत्काल प्रभाव से एक्शंस लिया गया है। उसके बाद जिस बात का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है, यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी, सिंधु नदी का जो समझौता है वो क्या है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो मैंने आप लोग को ये फर्स्ट पॉइंट तो ऑलरेडी बता दिया, जिसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि क्लोजर ऑफ द अटारी वाघा बॉर्डर, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था। अटारी का जो बॉर्डर है उसको हमने फिलहाल क्लोज कर दिया है, मतलब वहां से कोई आ भी नहीं सकता और कोई जा भी नहीं सकता। और जितने भी पाकिस्तान के नेशनल्स हैं, मतलब जो इंडिया में फिलहाल रह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वीजा लेके, उनका वीजा तुरंत तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया गया है और 48 आवर्स का, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपने देश में चले जाएं। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स, पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स एयरफोर्स के, नेवी के, वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट थे इस वक्त। उनको इंडिया द्वारा बोला गया कि आप लोग जल्द से जल्द अपने कंट्री में लौट जाएं। उसके बाद जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में भी, उनको भी वहां से तत्काल प्रभाव से बुलाने का योजना भारत ने बनाया है। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है, क्या सच में भारत जो पाकिस्तान में इंडस नदी यानी सिंधु नदी का जो पानी बह रहा है उसको रोकने का क्षमता रखता है या फिर कानूनी रूप से वो उसको रोक सकता है? उसको हम लोग, जो फर्स्ट पॉइंट है, उसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले डिटेल में जानने के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि इंडस नदी, इंडस रिवर सिस्टम क्या होता है। पहली बात तो, जो नदी जहां से स्टार्ट होती है उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज, मतलब सहयोगी नदी होते हैं, उसमें से जो निकले हुए नदी होते हैं, छोटे मोटे लेक्स होते हैं, वो सारा सिस्टम को मिला के हम लोग रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो जिस नदी की बात हो रही वो है इंडस रिवर। वो बेसिकली स्टार्ट होता है, ओरिजिन उसका है कहां से,
तिब्बत से। तिब्बत जो कि हम चाइना क्लेम करता है कि उसका है, तो वो ये वाला हिस्सा है हिमालय का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां से वो नदी स्टार्ट होता है। जैसा आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर का ज्यादातर पार्ट्स में वो जाता है, और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज नदी भी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, जिनमें से जो मेन नदियां हैं वो सतलज है, ब्यास है, रवि है, छेनाब है, झेलम है और सिंधु नदी है। ये 6 मेन रिवर्स हैं जिसके बारे में ज्यादा यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो आई होप आप लोगों को इंडस रिवर सिस्टम एटलीस्ट इसमें से इतना फिलहाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो भारत के आजाद होने से पहले क्या सिचुएशन था नदी का, इस नदी का पानी का क्या सिचुएशन था। जब भारत आजाद हुआ और जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब 1947 से लेके 1951 तक, आपको पता है कि 1951 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था। उसके पहले तक ब्रिटिश जो थे उन्होंने बस ऐसे ही हमको इंडिपेंडेंस दे दिया था और राज हम लोग करना अपने ऊपर चालू कर दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग प्री इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जब तक हम लोग आजाद नहीं हुए थे। आजादी के पहले ये था कि जो 6 नदियां हैं जिनमें से जो कि इंडस रिवर बेसिन का हिस्सा थे, जिनमें से इंडस, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, ये जो है वो कॉमन नेटवर्क था किसके लिए, बोथ इंडिया और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तब ये 2 देश थे ही नहीं। वो तो 1947 के बाद हुए हैं 2 देश, उसके पहले हम लोग एक ही थे, तो वो कॉमन नेटवर्क था। उसके बाद एट द टाइम ऑफ पार्टीशन के समय जब भारत को आजादी मिल रही थी, भारत और पाकिस्तान दोनों को पार्टीशन जब हो रहा था, उस समय द पार्टीशन ऑफ इंडिया रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द 2 नेशंस। जब जाहिर सी बात है जमीन बट रही थी, राज्य बट रहे थे, शहर बट रहे थे, यहां तक कि लोग बट रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि पानी भी बटेगा। लेकिन पानी कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि उसमें लाइन खींच दिया और वो बट गया। ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, और एक बाल्टी पानी तो है नहीं कि उसको रोक लिया। ये तो बहुत बड़ा नदी है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके लिए दोनों देश जो है क्वेश्चंस रेज कर रहे थे। लेकिन तकलीफ ज्यादा किसको थी, पाकिस्तान को। जाहिर सी बात है, क्योंकि सारा का सारा नदी जो है वो इंडिया से ही फ्लो करके पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। उसके बाद इंटर डोमिनियन एकॉर्ड, जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मध्यस्थता कराई थी कि ऐसा नहीं कर सकते आप लोग इंडिया वाले कि पूरा का पूरा पानी आप लोग डाइवर्ट कर लें अपने दक्षिण की ओर। लेकिन आप लोग को ऐसा करना होगा कि पाकिस्तान आप लोग को इस पानी का, इस रिवर का उनके इधर बहने देने के लिए आप लोग को वो पैसा देगा, और तब तक आप लोग उसको पानी प्रोवाइड करते रहिए। लेकिन ये बाद में समझ में आ गया था कि पाकिस्तान ऐसा करने वाला नहीं है। वो लोग कुछ दिनों तक देंगे, उसके बाद ये बंद कर देंगे, तो इसके लिए ना इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि 1951 में जब इलेक्शन इंडिया का हो चुका था और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया था, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था डेविड लिलिएंथल। वो जो है डेविड लिलिएंथल, वो चीफ एडवाइजर थे किसके, तो टेनेसी वैली अथॉरिटी, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा डैम बनाने का एक अथॉरिटी था, उसके वो चीफ एडवाइजर थे। उनको जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया में बुलाया। इंडिया में बुलाने के बाद उन्होंने सिचुएशन समझाया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो वो जो बंदा था टेनेसी डेविड लिलिएंथल, ये जो है वो पाकिस्तान भी विजिट किया उसने, इंडिया में भी पूरे नदी को इसने सर्वे किया। उसके बाद वो अमेरिका गया। अमेरिका जाने के बाद उसने पूरा इंडस रिवर के बारे में एक लेख लिखा, और उनके एक फ्रेंड थे जो वर्ल्ड बैंक के उस समय मेन डायरेक्टर थे, उनको उन्होंने ये सारा चीज बताया। तो वर्ल्ड बैंक जो कि क्या करता है, जितने भी गरीब देश हैं या फिर अमीर देश हैं, अमीर देशों से थोड़ा सा वो कलेक्शन करता है और गरीब देशों को डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। तो उसने क्या किया, भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रमुखों से बात किया कि आप लोग अगर चाहें तो हम लोग आप लोगों को ये जो इंडस सिंधु नदी है, इसके बंटवारे में जो टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको हम लोग मीडिएशन यानी मध्यस्थता करके आप लोग को इसका सलूशन देंगे यानी हल करेंगे। तो दोनों देश इसके लिए राजी हो गए। तो उसके बाद लगभग 10 साल तक
ये बैठकें चली, बार बार कुछ कुछ मांगे पाकिस्तान ऐसी कर रहा था जिसके ऊपर इंडिया सहमत नहीं हो रहा था, कुछ मांगे इंडिया ऐसी रख दे रहा था जिसके ऊपर पाकिस्तान सहमत नहीं हो रहा था। तो आखिरकार 1960 यानी 1960 में सितंबर के महीने में वर्ल्ड बैंक जिसने की मध्यस्थता कराई थी, उसने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ एक दोनों को ट्रीटी साइन करवाया। ट्रीटी मतलब समझौता, दोनों के बीच समझौता हुआ कि ये जो इंडस रिवर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन सा नदी किसके क्षेत्र में जाएगा, वो सारा चीज इसके अंदर लिखा गया प्रॉपरली। तो अब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल आपके और आपके पड़ोसी के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, अनबन चल रहा है किसी बात को लेके, किसी बात को मतलब हो सकता है बाहर सीढ़ी लगाने को लेके, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। अगर जब तक आप दोनों आपस में उसको सुलझा लेंगे तब तक तो ठीक है, क्योंकि ताकि आप तब तक आप लोग स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप लोग जो फैसला लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, सामने वाला जो फैसला लेना चाहता है वो ले सकता है। लेकिन अगर आप में से एक आदमी भी या दोनों मिलके भी किसी नगर सेवक के पास, कॉर्पोरेटर के पास, काउंसिलर के पास अगर चला गया या फिर MLA के पास चला गया, तो क्या होगा, अगर MLA ने ऐसा कोई बात कर दिया जिसको दोनों को फिलहाल के लिए मानना ही पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ कर दिया तो फिर बाद में आप क्या उसको, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसका बात को टाल दिया या फिर काट दिया तो क्या होगा, सामने वाला जाके उसको बताएगा कि भाई ऐसा इसने, आपने फैसला किया था लेकिन आपके भी बात का ये मान नहीं रख रहा है, इसने वापस से ऐसा कर दिया। तो क्या होगा, वो सामने वाला जो रहेगा वो काउंसिलर से भी मिल जाएगा और फिर दोनों का ताकत, फिर आप अकेले पड़ जाओगे। सेम सिचुएशन हुआ है इंडिया के साथ। इंडिया ने उस समय तो समझौता कर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, पूरा पॉइंट्स लिख दिया था। और आज के डेट में इंडिया चाह के भी बड़े मुश्किल से जो भी कदम लेना है उसको लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल प्रेशर, पानी का मामला है तो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा ही आएगा। वर्ल्ड बैंक इसमें कूदेगा और उसके पास क्या क्या ऑप्शन है मैं आप लोग बताता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकता है पाकिस्तान, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो फिलहाल था ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो हिस्ट्री था वो मैंने आप लोग को बताया। अब आगे देखते हैं कि प्रोविजंस क्या है, उसके अंदर समझौता के अंदर क्या लिखा गया है और दोनों ने क्या उसके साइन किया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ट्रीटी हुआ था, समझौता हुआ था 1960 में, जवाहरलाल, इंडिया के तरफ से जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किया था, और वहां के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जो मेजर जनरल भी थे पाकिस्तान के, याकूब खान, उनके द्वारा ये दोनों ट्रीटी साइन किया गया था। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि मेन प्रोविजंस क्या थे इंडस वैली, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी का जो मेन प्रोविजंस है वो क्या क्या है। आर्टिकल जो सेकंड है, दूसरा जो आर्टिकल है उसके अंदर क्या लिखा गया है कि ईस्टर्न रिवर्स जो रहेंगे, ईस्टर्न रिवर्स, पहले मैं आपको समझा दूं कि ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स क्या होता है। ये मैंने भारत का जो नॉर्थ का हिस्सा है उसका मैंने एक छोटा सा मैप आप लोग को बना के दिखाया है। तो ईस्टर्न वेस्टर्न देखो, ये जो ऑरेंज में है ना, ये सारा चीज ब्यास, रावी और सतलज, ये ऑरेंज में मैंने ड्रॉ किया है। और ये जो आप लोगों को ग्रीन में दिख रहा होगा, छेनाब, झेलम और इंडस, ये जो है वो ईस्टर्न रिवर है और ये सारा जो है वो वेस्टर्न रिवर है। तो ईस्टर्न रिवर आर्टिकल सेकंड के हिसाब से ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया के फेवर में आया, और जो वेस्टर्न रिवर है ये वाला छेनाब, झेलम, इंडस, ये तीनों गया पाकिस्तान के हिस्से में। ये है आर्टिकल सेकंड में लिखा हुआ। उसके बाद आर्टिकल सेकंड में यह भी लिखा गया था कि ये जो इंडिया के पास रिवर आया है ना, उसमें 33 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF पानी इंडिया को मिलने वाला है, जबकि पाकिस्तान के साथ जो 3 नदी गए हैं वेस्टर्न रिवर्स, उसके अंदर 80 मिलियन एकड़ फीट, मतलब लगभग 3 गुना से ज्यादा, 3.5 गुना से ज्यादा पानी पाकिस्तान को मिल रहा है। क्योंकि ऐसा फैसला इसके लिए लिया गया था उस टाइम पे कि उन्होंने ऐसा बोला था वर्ल्ड बैंक ने कि इंडिया के पास तो बहुत सारी नदियां हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, नीचे जाएंगे तो कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास पानी के लिए फिलहाल पंजाब रीजन में कोई भी सोर्स नहीं है सिवाय इंडस नदी के। तो जाहिर सी बात है कि उनको ज्यादा हमको देना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे ये फैसला हुआ था। अच्छा, ये 33 मिलियन एकड़ फीट, मैं आप लोग को मिलियन एकड़ फीट फटाक से समझा देता हूं कि वो क्या होता है करके। मिलियन एकड़ फीट क्या होता है मैं आप लोग को ये बता देता हूं, ठीक है। इसको फिलहाल साइड में रखते हैं।
मिलियन एकड़ फीट यानी MAF। इसको समझने के लिए पहले एकड़ फीट क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 एकड़ का एक जमीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ का एक जमीन है, अगर इसके अंदर मैं 1 फीट खड्डा खोदूं, 1 एकड़ के जमीन के अंदर मैं 1 फीट तक पूरा खड्डा खोद दूं, उसके अंदर जितना पानी आएगा उसको हम लोग एकड़ फीट बोलेंगे। वैसे ही इसमें लिखा है मिलियन एकड़ फीट। अच्छा, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 लाख। 10 लाख एकड़ के अंदर 1 फीट अगर मैं खड्डा खोदूंगा तो उसके अंदर जितना पानी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 मिलियन एकड़ फीट। आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग रिवाइंड कर लेना, मैं वापस एक बार बता दे रहा हूं चाहिए तो। एकड़ फीट का मतलब होता है 1 एकड़ जमीन है, उसके अंदर अगर मैं खड्डा खोदूं कितना, 1 फीट तक गहरा, 1 फीट गहरा खड्डा खोदूं, उसके अंदर पूरा पानी भर दूं, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एकड़ फीट। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, मिलियन एकड़ फीट। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख एकड़ जमीन का अगर मैं 1 फीट का गहरा खड्डा खोदूं, उसके अंदर पानी भरूं, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 मिलियन एकड़ फीट। तो इंडिया को जो है, इसको मैं फिलहाल रफ कर देता हूं, इंडिया को 33 मिलियन एकड़ फीट का जमीन पानी मिला था। तो आप लोग इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा पानी होता है ये, ठीक है ना। और वहीं पे पाकिस्तान को आर्टिकल 3 के हिसाब से वेस्टर्न रिवर जो थी, 3 नदियां, वो पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। कौन कौन सी? चेनाब, इंडस और झेलम, ठीक है। उसके अंदर 80 मिलियन एकड़ फीट यानी 80 मिलियन एकड़ फीट का पानी गया था, मतलब लगभग इससे 3 गुना ज्यादा पानी पाकिस्तान को मिला था। अब आते हैं आर्टिकल 4 के अंदर, उसमें क्या लिखा था। अगर फॉर एग्जांपल कभी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है पानी के लिए, सिंधु इंडस रिवर सिस्टम के लिए अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में झगड़ा होता है, तो वैसे टाइम पे क्या लिखा गया है ट्रीटी में कि दोनों देशों को क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें यह भी चीज लिखा गया था, डिस्प्यूट से पहले एक चीज और लिखा गया था उसके अंदर कि इंडस रिवर जो है ना, उसका कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें लिखा है कि जो इंडस रिवर ट्रीटी अलाउज इंडिया टू यूटिलाइज द वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स फॉर, ऐसा नहीं कि देखो, अगर आप लोग को मैप आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो वेस्टर्न रिवर्स है, कौन कौन से, चेनाब, झेलम, इंडस, ये गुजर तो इंडिया से ही रही है। तो जाहिर सी बात है इसको इंडिया चाहे तो अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो कि पाकिस्तान को मिला हुआ है, उसके ऊपर ना इंडिया खाली लिमिटेड इरिगेशन यूज कर सकता है। इरिगेशन यूज कर सकता है मतलब उसके अंदर वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इरिगेशन के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर को इस्तेमाल करने के बाद भी पानी को यूज किया जा सकता है। तो इसमें पहला चीज लिखा था कि लिमिटेड इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है। दूसरा नॉन कंजम्पटिव यूज। नॉन कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है कि वो पानी पीने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो उस पानी से बिजली पैदा कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, तो उसके लिए वो यूज कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद वो पानी खत्म होने वाला नहीं है, वो पानी वापस से उस नदी में ही जाने वाला है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को मिलने ही वाला है। तो वो नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए भी यूज कर सकता है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। या फिर स्टोरेज लेवल परमिटेड, इंडिया कैन स्टोर अप टू 3.75 MAF ऑफ वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स फॉर कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पसेस। इंडिया चाहे तो इतना जो है वो स्टोर कर सकता है, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं कर सकता ट्रीटी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कि उसके अंदर आर्टिकल 6 के अंदर क्या लिखा गया है। आर्टिकल 6 के अंदर लिखा गया है कि जो पूरे इंडस रिवर सिस्टम का इंडिया जो है वो 20% वाटर इस्तेमाल करेगा, जबकि 4 गुना ज्यादा यानी 80% इस्तेमाल कौन करेगा, तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। उसके बाद अगर मैं जो डिस्प्यूट की बात कर रहा था वो यहां पे है, डिस्प्यूट अगर होता है, झगड़ा होता है दोनों देश के बीच में, तो उस टाइम पे क्या क्या करना पड़े, क्या क्या कर सकते हैं। तो 3 स्टेप का रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बताया था किसने, वर्ल्ड बैंक ने। सबसे पहला परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया के कुछ लोग बड़े बड़े अधिकारी, पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े अधिकारी, ये दोनों आपस में बैठेंगे, उसको डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो दोनों देश आपस में इसको सॉल्व नहीं कर पाए,
तो वो लोग एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चूज कर सकते हैं। वो वर्ल्ड बैंक आपको चूज करके देगा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, किसी भी देश का हो सकता है, जर्मनी, अमेरिका, इजराइल, कहीं से भी वो हो सकता है। वो क्या करेगा, वो बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर होगा या फिर इसका डैम्स का, रिजर्वायर्स का, नदियों का बहुत बड़ा एक जानकार होगा। वो क्या करेगा, उस डिस्प्यूट को उसके पास वो लोग लेके जाएंगे, उसको वो सॉल्व करके देगा। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट के ऊपर भी दोनों देश में से किसी एक देश को भरोसा नहीं रहा फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या कर सकता है वो देश जा सकता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। इसका मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, इंटरनेशनल कोर्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि पूरे दुनिया के कोई भी 2 देश या 3 देश आपस में अगर डिस्प्यूट है तो वहां पे जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो लोग वहां पे जा सकते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इंडिया ने कभी प्रयास नहीं किया कि उनका जो इसके अंदर ट्रीटी के अंदर जो लिखा गया है उसका कभी उल्लंघन करने का कोशिश नहीं किया उन लोग ने? तो ऐसा नहीं है। इंडिया ने कभी भी एकदम से ऐसा नहीं किया। भले इंडिया और पाकिस्तान का कितना सारा वॉर हुआ, 65 में वॉर हुआ, वापस 71 में वॉर हुआ, 99 में कारगिल का वॉर हुआ, 2016 में अटैक हुआ था, 2019 में अटैक हुआ था, अब वापस से 2025 में एक बार अटैक हुआ। लेकिन इंडिया ने आज तक कभी ऐसा फैसला नहीं लिया कि वो पूरा का पूरा जो है पानी को डाइवर्ट कर लेगा, जो कि पॉसिबल है भी नहीं। इसके लिए वो वैसा बेवकूफ़ों जैसा फैसला इंडिया ले भी नहीं सकता। ठीक है, हमने उनके जो नदी है उसके ऊपर क्या क्या हमने किया है वो आप लोगों को मैं एक बार फटाक से बताना चाहता हूं। तो एक सतलज रिवर के ऊपर, सतलज रिवर हमारा ही वैसे तो हिस्सा है, ईस्टर्न रिवर ही है, उसके ऊपर हमने भाखरा नांगल डैम क्रिएट किया है। अच्छा, ये किधर है? तो हिमाचल प्रदेश में भाखरा डैम है और पंजाब में क्या है तो नांगल डैम है। तो ये हमने ये इस नदी के ऊपर बनाया है। अच्छा, डैम क्या होता है? डैम बेसिकली क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा ऐसा आप लोग देख सकते हैं, उसको पानी को रोकने का मतलब लिमिट करने का या फिर डाइवर्ट करने का एक तरीका होता है। तो वो हमने यहाँ पे बनाया है। और डैम्स क्यों बनाते हैं हम लोग? डैम्स इसके लिए बनाते हैं कि किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी फ्लो हो रहा है और किसी एक जगह पे पानी फ्लो ही नहीं हो रहा, वहाँ की उनको ज़रूरत है, तो डैम बना के हम लोग पानी को रोक देते हैं और उसके बाद उसको डाइवर्ट कर देते हैं टनल्स के थ्रू। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ बनाया है। उसका कंस्ट्रक्शन 1948 में ही शुरू हो गया था और उसको बनते बनते यहाँ का 2, यहाँ का 13, ऐसा करके 15 साल लगा था। 1963 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो किसी एक डैम को बनाना इतना आसान नहीं है। कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग देखोगे तो बहुत खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए लगता है। वो 2900 मेगावाट का बिजली भी अपने को प्रोड्यूस करके देता है। और उसके अंदर पानी कितना वो स्टोर करता है तो 7.551 मिलियन मेगा लीटर्स इतना पानी अपने अंदर स्टोर करता है। और वो जो रिजर्वायर का मतलब होता है जहां पे पानी जमा होता है, उसका नाम क्या है तो गोविंद सागर रिजर्वायर नाम उसका रखा गया है। उसके बाद ये जो है झेलम नदी, झेलम आप लोग देखोगे ना, अगर इसमें मैं आप लोग को इसमें दिखाऊं तो झेलम नदी हमारा नहीं है, ये वेस्टर्न रिवर है जो कि पाकिस्तान मतलब हमारे जगह से ही फ्लो होता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था ना, कहाँ पे, यहाँ पे देखा था कि वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दिया गया, जिसमें से झेलम का भी नाम दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये जो नदी है ना झेलम नदी, इसके ऊपर भी हमने एक कंस्ट्रक्शन करने का कोशिश किया था जिसका नाम था किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये हमने उनके नदी मतलब जो उनको उनको दिया गया है उसके ऊपर हमने झेलम रिवर के ऊपर उसको बनाया है। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। 2007 में इसका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग चालू हुआ था, लेकिन बहुत सारा अड़ंगा पाकिस्तान ने इसके ऊपर डाला क्योंकि वो नदी उसको दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो 2007 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, लगभग 11 साल बाद 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और उसको इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन इसके बीच में पाकिस्तान ने क्या क्या किया? 2010 में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया इसके खिलाफ कि इंडिया ने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो गलत तरीके से किया है, ये पूरा का पूरा पानी रोकने का एक षड्यंत्र है, हम लोग के इधर सूखा पड़ जाएगा। बहुत सारी बातें उसने इंटरनेशनल कोर्ट में बताई। लेकिन फिर भी 2013 में कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि इंडिया जो है वो ये बना सकता है, उसको ये राइट हमने ही, वर्ल्ड बैंक ने ही दिया है कि वो आपके इसमें भी बना सकता है, लेकिन लिमिटेड यूज के लिए। तो कुछ माइनर चेंजेस करने के बाद इंडिया ने उसको कंस्ट्रक्शन चालू रखा और फिर से
इंटरनेशनल कोर्ट का भी बात जब पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ तो वो चला गया किधर, 2015 में वर्ल्ड बैंक के पास चला गया। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ माइनर चेंजेस करके बोला नहीं कंस्ट्रक्शन तो करेंगे वो लोग, कुछ माइनर चेंजेस कर दिया और वो कंस्ट्रक्शन डन हो गया। 2018 में वो रेडी हो गया था। उसके बाद वापस से हमने एक बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चालू किया था। वो छेनाब नदी देखोगे अगर आप लोग तो छेनाब इधर है, छेनाब भी वेस्टर्न रिवर के इसमें ही है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उनके रिवर्स के ऊपर कुछ कर नहीं रहे, डैम या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना नहीं रहे, उनका ही रिवर है लेकिन फिर भी हमने उसको बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग देखोगे तो बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। 1992 में ये इसका प्लानिंग हुआ था और बनते बनते लगभग 2016 में इसको इनॉग्रेट किया गया। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ का 8 साल, यहाँ का 16 साल, लगभग 24 साल लग गया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि पाकिस्तान उसके अंदर बार बार अड़ंगा पैदा करता है। क्या किया उसने, 2005 में वो चला गया वर्ल्ड बैंक के पास कि भाई देखो ऐसा ऐसा इंडिया वापस से करने लगा, हम लोगों को अड़चन हो जाएगा, अगर इसने ये बना लिया तो हमारा पूरा का पूरा पानी ये लोग डाइवर्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी 2007 में उसने वर्ल्ड बैंक ने हमारे ही फेवर में वो डिसीजन दिया कि नहीं वो लोग बना सकते हैं, कुछ माइनर चेंजेस करके वो लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक और अपन ने कंस्ट्रक्शन चालू किया था, वो भी छेनाब नदी के ऊपर ही था, जम्मू एंड कश्मीर में। 2010 में ये स्टार्ट हुआ था, इसका प्लानिंग हुआ था। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ बहुत अड़ंगा लगाया और अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। 2030 या 29 को ये पूरा होने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पानी रोक लिया जाएगा, ये कोई बाल्टी भर टांकी भर पानी है नहीं कि इसको रोक लिया जाएगा। अगर आप लोग समझिए कि पूरा का पूरा, अगर मैं आप लोग को मैप दिखाऊं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मोदी जी बोल दिए कि भाई मैं पूरा का पूरा पानी इधर रोक लूंगा, अरे तो उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो रातों रात डेवलप होने वाला नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसको लगभग 16 साल 24 साल लग जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इतना सारा, अगर रिवर्स कितने सारे हैं, ये तो मैंने 6 नदियां का आपको बताया, इसमें से अगर आप लोग देखोगे तो रोहतांग नदी है, वुलार लेक है, किशन गंगा मैंने आप लोग को बता दिया, गिलगिट नदी है, ये बहुत सारा नदी है। इतना सारा पानी अपन उसको डाइवर्ट करेंगे तो करेंगे किधर? अगर अपन ने सब, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर एक, इसमें अपन ने ऐसा बहुत बड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर बहुत बड़ा सा डैम बना के पूरा का पूरा पानी रोक दिया, अरे तो भाई पानी रिजर्व कहाँ करोगे तुम लोग? पानी तो यहाँ आएगा, पानी यहाँ आएगा, तो क्या मतलब दिल्ली में, अमृतसर में, उसके बाद ये नीचे आप लोग को क्या फ्लड लेके आना है? तो वैसा तो कर नहीं सकते अपन, वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। और अगर अपन ने ऐसा करने का सोचा भी, अगर अपन ने फटाफट कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया तो जाहिर सी बात है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया एक बहुत सहिष्णु देश है, हमेशा सबका मानता है, और पिछली गवर्नमेंट्स ने ऐसा ऐसा कारनामे करके रखा है कि अपने को हर चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इसके पास भागना पड़ता है। तो फिर अपन ये करेंगे कैसे? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने इधर ही बाढ़ आ जाएगा ना अगर अपन ने पानी रोक लिया तो। एक अपन अगर टांकी फट जाए तो अपने घर में पूरा पानी पानी हो जाता है। तो आप सोच के देखो कि इतना सारा पानी अपन डाइवर्ट करेंगे तो करेंगे किधर? पूरे इसके साउथ साइड जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वहां पे तो पूरा पानी ये हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी वो पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल इंडिया ने क्या किया है? फिलहाल इंडिया ने उस समझौता से अपने आप को दूर कर दिया है। समझौता में होता क्या था कि साल में 3 से 4 बार जो कमिश्नर्स थे आपस में वो लोग मिलते थे, बैठते थे, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे, कुछ भी रहता था नया रेजोल्यूशंस, अगर वो कुछ कर रहा है तो वो उसको इंटीमेट करता था, इंडिया कुछ कर रहा है तो, पाकिस्तान अगर कुछ करना चाह रहा है तो वो उसको इंटीमेट करता था, ये सारा चीज होता था। अब इंडिया जो है उसके साथ वो मीटिंग नहीं करेगा, मतलब कि वो जो ट्रीटी था उसके बहुत सारे बातों को नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से वो काम करेगा। पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो वर्ल्ड बैंक जाएगा। ये सिचुएशन फिलहाल यहां पे होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, पाकिस्तान वाले प्यास के मारे मर जाएंगे, वहां पे बिजली उत्पन्न करने के लिए नहीं होगा उनके पास पानी, तो ये सारी बातें जो है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लीगली भी देखा जाए तो बहुत सारा अड़ंगा उसके बीच में है, लेकिन हाँ इच्छा शक्ति की बात जरूर है। अगर कंस्ट्रक्शन आज से चालू करेंगे तो उनका पानी लिमिट जरूर कर सकते हैं हम लोग, एकदम से बंद करना तो प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके ऊपर एक लाइट डाला जाए
कि किस प्रकार से इंडिया जो है वो क्या क्या एक्शंस ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो न्यूज़ में आ रहा है उसको मैं थोड़ा डिटेल तरीके से, क्योंकि न्यूज़ वाले ऐसा बताते नहीं है, न्यूज़ वाले सिर्फ हवा हवाई बात करेंगे, पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के चैनल को हमारे फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।